तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च के बाद से हम में से बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये तरह तरह के छोटे उल्कापिंडों के साथ टकराव को कैसे संभालेगा, खास तौर से क्योंकि ये टेलीस्कोप बिना किसी मरम्मत के कई वर्षों तक अंतरिक्ष में रहने वाला है, या कम से कम 1 दशक तो लगेगा ही। दूसरे शब्दों में सवाल ये है कि क्या होता है जब कोई छोटा उल्कापिंड दर्पण से टकराता है या टेलीस्कोप के किसी दूसरे जरूरी हिस्से से टकराता है। क्या ये मिशन अब समाप्त होने जा रहा है? जाहिर है इस प्रश्न का उत्तर है नहीं, लेकिन इसका और भी एक स्पेसिफिक उत्तर है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हमने सुना है कि ये अभी अभी हुआ है, एक औसत आकार के उल्कापिंड से थोड़ा बड़ा उल्कापिंड ऑफिशियली टेलीस्कोप के मुख्य दर्पणों में से एक से टकरा गया है। लेकिन जो आपने अभी तक नहीं सुना है वह ये है कि लॉन्च के बाद से ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, यह वास्तव में 5वीं बार हुआ है और पहले 4 टकराव असल में इतने बड़े नहीं थे। और इसलिए इस वीडियो में मैं इसके पीछे की डिटेल्स के बारे में कुछ और बात करने जा रहा हूं कि इसका क्या मतलब है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हब्बल जैसे पिछले मिशनों से इन सूक्ष्म टकरावों या छोटे उल्कापिंडों के टकराव के बारे में क्या जानते हैं। जैसा कि हम कल्पना कर सकते हैं, इसने लगभग 30 सालों की अवधि में बहुत ज्यादा टकराव झेले हैं। आज हम ठीक इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। द आइकॉनिक हब्बल टेलीस्कोप, वह टेलीस्कोप जिसने सब कुछ बदल दिया। आपको पता होगा, जब हब्बल मिशन ने काम करना शुरू किया था तो नासा ने कई हब्बल सर्विसिंग मिशन किए थे ताकि टेलीस्कोप के कुछ हिस्सों को बदला जा सके जो टूट चुके थे या पुराने हो गए थे। और जब वे ऐसा कर रहे थे तो उन्होंने कुछ हिस्सों को वापस पृथ्वी पर लाया ताकि और ज्यादा डिटेल में उनका अध्ययन किया जा सके। हब्बल टेलीस्कोप को अपने मिशन के शुरुआती वर्षों में भी, जब हमारे प्लेनेट की आसपास की जगह इतनी भीड़ भाड़ वाली नहीं थी, फिर भी हब्बल को विभिन्न टकरावों का सामना करना पड़ा था। इस टेलीस्कोप पर इम्पैक्ट के कई निशान मिले थे। 1993 में ओरिजिनल लॉन्च के लगभग 3 साल बाद इसके सौर पैनल्स को बदलना पड़ा था, क्योंकि वे टेलीस्कोप के तापमान में असामान्य उतार चढ़ाव का कारण बन रहे थे। और फैक्ट ये है कि ये सौर पैनल्स यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का योगदान थे और हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त होने के बाद ये वास्तव में आगे के अध्ययन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में वापस आ गए थे। और यह वास्तव में स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में पहला अवसर था जिसमें किसी भी अंतरिक्ष यान पर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लगभग 2 सालों के बाद होने वाले इम्पैक्ट्स को देखा जा सकता था। और यहाँ उन्हें सोलर एरे के छोटे से हिस्से पर सैकड़ों इम्पैक्ट मिले। उनमें से कुछ आकार में बेहद छोटे, केवल माइक्रोन थे, लेकिन उनमें से कुछ अपेक्षाकृत बड़े थे, लगभग कई मिलीमीटर। 9 साल बाद सौर पैनल्स को बदल दिया गया और साथ में कुछ हिस्सों को फिर से वापस पृथ्वी पर लाया गया और एक बार फिर यहाँ और भी ज्यादा इम्पैक्ट पाए गए। ये पर्टिकुलर सोलर पैनल वास्तव में नीदरलैंड में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के टेक्नोलॉजी सेंटर में प्रदर्शनी के लिए रखा गया है, जिसका नाम एज़टेक है। लेकिन इस मामले में वैज्ञानिक ये भी पता लगाना चाहते थे कि ये इम्पैक्ट कहाँ से आए थे। क्या ये माइक्रो उल्कापिंड थे? क्या यह किसी प्रकार के मानव निर्मित मलबे से था या पूरी तरह से किसी और चीज से था? उन्होंने इन टकरावों में से हर एक पर एक केमिकल एनालिसिस करने का भी फैसला किया। उन्होंने इम्पैक्ट के अंदर जो कुछ भी असामान्य मौजूद था उसे देखकर ऐसा किया जो वहां नहीं होना चाहिए था, और वह शायद किसी और चीज से आया था। इनमें से बहुत से इम्पैक्ट के अंदर के टुकड़े माइक्रो उल्कापिंड से थे। यह आयरन और निकल जैसी चीजों के कारण था, लेकिन उनमें से कुछ में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन भी थी जो संभवतः मानव गतिविधि से आया था। यानी ये तरह तरह के ठोस रॉकेट मोटर्स या विभिन्न अंतरिक्ष मलबे से था। और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले मलबे की मात्रा को देखते हुए ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और यहाँ टीम ने विभिन्न इम्पैक्ट्स की शेप और आकार का मिलान रॉकेट के वास्तविक मॉडल से भी किया जो मलबे के उत्पादन के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन साफ तौर पर यहाँ टकराव के 30 साल बाद भी हब्बल टेलीस्कोप अभी भी काम कर रहा है और आज भी तस्वीरें पृथ्वी पर वापस भेज रहा है। दूसरे शब्दों में, वैज्ञानिकों ने कहा कि छोटे छोटे उल्कापिंडों से होने वाले ये टकराव कभी कभी समस्याएं पैदा करते हैं, लेकिन इनसे कोई बड़ा खतरा नहीं है। इनसे कोई इमिशन फेलियर नहीं हो जाएगा। हालांकि ये सौर पैनल्स द्वारा प्रदान की जाने वाली पावर की मात्रा और तस्वीरों की क्वालिटी में गिरावट का कारण बनते हैं, लेकिन इस केस में इनमें से कुछ को सॉफ्टवेयर के साथ ठीक किया जा सकता है। हालांकि पिछले 1 दशक में दिलचस्प रूप से मलबे की मात्रा में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है और टक्कर की संभावना प्रति वर्ष लगभग 0.15% से
0.3% प्रतिदिन हो गई है। ये संभावना लगभग 700 गुना बढ़ गई है। ये तो थे हब्बल स्पेस टेलीस्कोप पर हुए टकराव, लेकिन जेम्स वेब के बारे में क्या? हम जानते हैं कि सौर पैनल्स समय के साथ ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन दूसरे हिस्सों का क्या, जैसे शील्ड या टेलीस्कोप के दर्पण, जो इस केस में अंतरिक्ष के सीधे संपर्क में है? सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि यह टेलीस्कोप प्लैनेट की परिक्रमा नहीं कर रहा है, बल्कि वास्तव में लैग्रांज 2 पॉइंट में है। यह किसी भी मानव निर्मित मलबे से काफी दूर है और इस वजह से यहाँ टक्कर की संभावना बहुत कम है। इस क्षेत्र के आसपास बहुत सारे माइक्रो उल्कापिंड भी नहीं हैं, जो आमतौर पर पृथ्वी को ही अप्रोच करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में हमारी पृथ्वी ही सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण पिंड है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दर्पणों को विशेष रूप से छोटे माइक्रो उल्कापिंडों का सामना करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। हालांकि समय के साथ यह बहुत संभावना है कि इन दर्पणों की दिखावट बहुत ज्यादा खुरदरी हो जाएगी, जिससे ओवरऑल रिफ्लेक्टिविटी में कमी आएगी और सरफेस थोड़ा ऊबड़ खाबड़ भी हो जाएगा। लेकिन शुरुआती वर्षों के लिए इन सभी खामियों को आसानी से डिजिटल रूप से ठीक किया जा सकता है, और इसलिए भी जब दर्पणों को मूल रूप से डिजाइन किया गया था तो उन्हें जितना होना चाहिए था उससे भी ज्यादा चिकना बनाया गया था। दूसरे शब्दों में, वास्तव में कोई टेलीस्कोप उतना परफेक्ट नहीं होता जितना कि ये वर्तमान स्थिति में है। इसके दर्पणों में यदि थोड़ी खरोंच भी पड़ जाए, ये तब भी संचालित हो सकता है, और इसलिए आज के मॉडल्स का सुझाव है कि इसमें से कोई भी एक महत्वपूर्ण समस्या बनने में कम से कम कुछ साल लग सकते हैं। और कुछ महीने पहले हुए ओरिजिनल लॉन्च के बाद से पहले ही मेजर करने योग्य माइक्रो उल्कापिंड इम्पैक्ट हो चुके हैं, जो सभी एक्सपेक्टेशंस और मैथमेटिकल मॉडल्स से मेल खा रहे हैं। हालांकि सबसे हालिया 5वीं टक्कर भविष्यवाणियों और अजम्पशंस से थोड़ी बड़ी थी, और इसलिए इस वजह से मिशन के पीछे के वैज्ञानिकों को कुछ संख्याओं को कम करना होगा और भविष्य की तकनीकों को विकसित करना होगा। इस समय हालांकि यह निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है, और न ही भविष्य के ऑब्जर्वेशंस के लिए कोई समस्या होने वाली है, और इसलिए इस केस में मिशन अभी भी चल रहा है और ये अभी भी हमारी अपेक्षाओं से परे परफॉर्म करने वाला है। और कुछ ही दिनों पहले की मेजरमेंट्स ने सुझाव दिया है कि टेलीस्कोप के सभी कंपोनेंट्स अभी भी अपेक्षाओं से परे परफॉर्म कर रहे हैं। टेक्निकली जेम्स टेलीस्कोप ने इस मिशन के लिए वैज्ञानिकों की जो अपेक्षाएं थी उससे भी बढ़कर परफॉर्म किया है, और चूंकि टेलीस्कोप पहले से अंतरिक्ष में है, मुझे लगता है कि आधे साल में केवल 5 टकराव वास्तव में अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि शायद जैसा वैज्ञानिकों ने सोचा था ये उससे काफी कम कॉमन है। नासा का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसमें इस टेलीस्कोप के बारे में बहुत ही सामान्य प्रश्न हैं, और साथ ही इसमें बताया गया है कि विभिन्न माइक्रो उल्कापिंडों से विभिन्न प्रकार के टकरावों से दर्पणों के बचने की कितनी संभावना है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने विभिन्न टेक्निक्स के बारे में भी बताया है जिनका उपयोग दर्पणों का परीक्षण करने के लिए किया गया था, और कैसे ये टेलीस्कोप विभिन्न प्रकार के नुकसान और विभिन्न ऑब्जेक्ट से इम्पैक्ट्स का सामना करने के लिए इंजीनियर किया गया था। जब भविष्य में टेलीस्कोप पर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा तो इससे निपटने का एक तरीका है कुछ सेगमेंट्स की स्थिति को समायोजित करके। इस प्रकार डैमेज हिस्सों से आने वाली डिस्टॉर्शन को कैंसिल किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक फिजिकल तरीका है जिसमें वैज्ञानिक कुछ दर्पणों के नुकसान का मुकाबला करने में सक्षम होने जा रहे हैं, और ये हाल ही में डैमेज हुए हिस्से के लिए किया जा चुका है, जिसे C3 के रूप में जाना जाता है। और जब ज्यादा नाटकीय घटनाओं की बात आती है, जैसे उल्का वर्षा, तब क्या होगा? इसके समाधान के लिए ऑप्टिक्स को ज्ञात उल्का वर्षा से दूर करना होगा, इससे पहले कि ये घटना हो। हालांकि सबसे हालिया टक्कर उल्का वर्षा से नहीं थी, ये उन घटनाओं में से एक थी जो संयोग से होती है, और दूसरी चीजों में से एक जो वैज्ञानिक इन सब से सीखने की उम्मीद कर रहे हैं वह इन टकरावों से संबंधित है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को इस पोजीशन में कई सालों तक रखने से यह टेलीस्कोप को विभिन्न सूक्ष्म उल्कापिंडों के बेहद सेंसिटिव डिटेक्टर में बदल देता है, जो हमें इन वातावरणों में सूक्ष्म उल्कापिंडों की स्थिति के बारे में थोड़ा और जानने में मदद कर सकता है, और हमें टकरावों के बारे में थोड़ा और भी सिखा सकता है। जैसे जैसे हम मिशन लॉन्च करना शुरू कर रहे हैं, हम इंटरप्लेनेटरी स्पीशीज बनते जा रहे हैं, उदाहरण के लिए मार्स, और इसलिए यह निश्चित रूप से वैज्ञानिकों को तरह तरह के दूसरे ऑब्जेक्ट्स और दूसरे टेलीस्कोप्स के लिए सूक्ष्म उल्कापिंड टकराव के ओवरऑल इफेक्ट को मेजर करने में मदद करेगा। विशेष रूप से लैग्रांज 2 पॉइंट के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र कुछ ऐसा
जो वास्तव में पिछले मिशनों द्वारा कभी नहीं मापा गया है। और इसलिए कम से कम अभी के लिए हम इतना ही जानते हैं कि जेम्स वेब सामान्य रूप से काम करता प्रतीत हो रहा है। हम जानते हैं कि ये 12 जुलाई को अपनी पहली तस्वीरों को रिलीज करने जा रहा है, और हम ये भी जानते हैं कि अभी ये मिशन सुचारू रूप से चल रहा है और कुछ भी टूटा हुआ नहीं है, और मिशन शायद आने वाले कई सालों तक सामान्य ही रहेगा। इस केस में पूरा टेलीस्कोप निश्चित रूप से खतरों को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है और कई अलग अलग नुकसानों को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन एक बार और ऐसी खबर सामने आती है तो हम कुछ और सीखेंगे।